तो हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा लगता है। एक्सपेंडिचर जो कुछ भी प्रोडक्शन करने में, आउटपुट बनाने में जो खर्चा लगता है, वो खर्चा चाहे फैक्टर्स ऑफ इनपुट पे लगे, चाहे वो खर्चा नॉन फैक्टर्स ऑफ इनपुट पे लगे। फैक्टर्स ऑफ इनपुट कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। नॉन फैक्टर्स जैसे कि रॉ मटेरियल, चाहे वो खर्चा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लग रहा हो, चाहे वो खर्चा नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लग रहा हो, उन सब चीजों को क्या कहा जाता है? कॉस्ट कहा जाता है। कुछ भी बनाने में प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्शन करता है, जो भी आउटपुट बनाता है, उसको आउटपुट बनाने में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे क्या खर्चा लग रहा है, वो सारा खर्चा इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। कॉस्ट दो तरीके की होती है। एक तो होती है आपकी अकाउंटिंग कॉस्ट, एक होती है आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग का मतलब तो सिर्फ और सिर्फ जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है उसको अकाउंटिंग कॉस्ट कहा जाता है। इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो आएगी ही आएगी, प्लस आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आती है इसके अंदर, प्लस आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो भी यहाँ पे आती है। अभी पढ़ेंगे पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है। सारी कॉस्ट आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट में जुड़ती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है कि हमने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदे उसके बदले किसी और को कुछ दिया। अगर मैंने बाहर से लैंड ली है तो उसके बदले मैं उसको क्या देती हूँ? रेंट। अगर बाहर से लेबर है तो उसके बदले उसको क्या दिए जाते हैं? वेजेस। और बाहर से कैपिटल लेते हो तो उसके बदले क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। आपने बाहर से कुछ लिया, उसके बदले में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में अगर उसको कुछ देते हो तो वो कौन सी कॉस्ट होती है? अकाउंटिंग कॉस्ट, या फिर उसको क्या बोला जाता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोला जाता है। इकोनॉमिक के अंदर जो बाहर के लोगों को पैसा देता है वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट मतलब सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स, जो मेरे खुद के फैक्टर्स हैं उसकी भी एस्टिमेटेड कॉस्ट इम्प्लिसिट में जुड़ती है। एस्टिमेटेड कॉस्ट मतलब बाहर की लैंड लेने की जगह मैंने खुद की जमीन काम में ले ली, बाहर से लेबर बुलाने की जगह मैं खुद लेबर बनकर काम करने लगी, बाहर से कैपिटल लेने की जगह मैंने खुद की कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। तो बाहर की जगह जो सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स की जो कॉस्ट आती है उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो भी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की जो कॉस्ट होती है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव या कुछ पाने के लिए आप कुछ भी जो सैक्रिफाइस करते हो उस तरह की कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया, ए बी सी। ए वाला मुझे दे रहा है 40,000 पर मंथ, बी वाला दे रहा है मुझे 30,000 पर मंथ, सी वाला मुझे दे रहा है 50,000 पर मंथ। आप कौन सी चूज करोगे? सी। सी को चूज नहीं करते तो कौन सी चूज करते? बी वाली, ए वाली चूज करते। मैंने ये 50,000 पाने के लिए कितनों को छोड़ दिया? 40,000 वाली नौकरी छोड़ दी। इस 50,000 को अर्न करने के लिए 40,000 वाली नौकरी छोड़ दी, तो आपकी इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आएगी? 40,000 आपकी अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट आ जाएगी। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की जो कॉस्ट होती है उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। कुछ पाने के लिए आप जो कुछ भी सैक्रिफाइस करते हो उसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक बार एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक जॉब करती थी, उस जॉब में मुझे सैलरी मिलती थी कितनी? 50,000 की। मैंने वो जॉब छोड़ दी, अब मैंने खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। उस बिजनेस में मैं महीने के सिर्फ 10,000 रुपए कमा रही हूँ। तो इसमें मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी बच्चे? क्या होगी? मैं जॉब करती थी, उसमें मेरे को महीने के कितने मिलते थे? 50,000 रुपीज मेरे को पर मंथ मिलते थे।
अब मैंने कहा मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में मुझे मंथली 10,000 अर्निंग हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई? 40। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई? 40 और 50 और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे 50,000 की होगी, जो पाने के लिए आपने जो सैक्रिफाइस किया है। आपने इस 10,000 को पाने के लिए कितना सैक्रिफाइस कर दिया? 50,000 का सैक्रिफाइस कर दिया। तो जो सैक्रिफाइस कर चुके हैं उस कॉस्ट को कहते हैं आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो ये 50,000 भी जब भी हम इकोनॉमिक कॉस्ट निकालेंगे इसमें 50,000 को हमेशा जुड़ता है। तो दो तरह की कॉस्ट होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट जो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने बाहर से खरीदे हैं उसके बदले रिटर्न में जो भी कुछ देते हो उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हो। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जो मेरे सेल फोन प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मेरे सेल फोन फैक्टर्स होते हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट में तीन चीजें आती हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बाहर के बंदे को जो पैसा दिया, इम्प्लिसिट कॉस्ट जो मेरी खुद के सेल फोन है, एंड आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो पाने के लिए आपने कुछ सैक्रिफाइस किया है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। या फिर जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो कॉस्ट होती है उसको क्या कहते हैं? यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहीं पे कवर कर पा रहे हो, मतलब आपके रेवेन्यू पूरे इकोनॉमिक कॉस्ट को कवर कर पा रहे हैं, मतलब आप कौन सा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जहां पे आप बेसिक सर्वाइव कर सकते हैं, अब इतना प्रॉफिट चाहिए। ये जो लेबर हायर करके नॉर्मल वेजेस दे पा रहे हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं पा रहे, कैपिटल का जो इन्वेस्ट किया, तो नॉर्मल सर्वाइवल के लिए जो पैसा चाहिए उसके बाद भी अगर आप और पैसा कमा पा रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट समझ में आ गया? अकाउंटिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट, और इकोनॉमिक का मतलब एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जो भी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट होती है, या कुछ पाने के लिए जो भी आप कुछ सैक्रिफाइस करते हो उसको अपन क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देते हैं। आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आउटले कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो आपने एक्चुअल में खर्चा किया है, जो किसी और को पैसे दिए, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। जो आपने खर्चा किया उसको आउटले कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रेड का पैकेट लेने गई, ब्रेड का पैकेट, एक पैकेट 25 का आता है, मैंने 5 पैकेट खरीदे, तो मेरा टोटल खर्चा कितने का हुआ? 125। ये 125 मेरे लिए क्या हो गई? मेरी आउटले कॉस्ट होगी, जो एक्चुअल में मैंने खर्चा किया है, जो एक्चुअल में मैंने एक्सपेंडिचर किया है उसको आउटले कॉस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? आपकी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो कॉस्ट होती है उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। कुछ पाने के लिए आप कुछ जो सैक्रिफाइस करते हैं उसी को क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। क्योंकि आउटले कॉस्ट में तो एक्चुअल आपका खर्चा हुआ है, तो आउटले कॉस्ट को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं, दिखाते हैं कि मेरा इतना खर्चा हुआ है। यहाँ मैंने जो 40,000 वाली नौकरी छोड़ी थी 50,000 पाने के लिए, तो उस नौकरी को छोड़ दिया मैंने, वहां पे एक्चुअल तो मेरी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता। आउटले कॉस्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हो, जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपन नहीं दिखाते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ यूजफुल होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के यूजेस क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के क्या-क्या यूजेस हो सकते हैं? जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो, रिसोर्सेज स्केर्स हो, एंड आपको कोई अच्छा डिसीजन लेना हो, तो आपको क्या करना चाहिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी चाहिए। मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास 2 ही घंटे हैं काम करने के, उस 2 घंटे में एक जना तो मुझे 2 घंटे में एक जना तो मुझे 500 रुपए देने को तैयार है, एक जना मुझे 1000 रुपए देने को तैयार है, एक जना मुझे 1500 रुपए देने को तैयार है।
तो मैं 1500 पाने के लिए मैंने कितना वाला सेक्रीफाइस किया, 1000 वाला सेक्रीफाइस किया। तो वहां पे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हो कि सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, मैं कितना सेक्रीफाइस कर सकती हूँ कितना पाने के लिए। तो जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो और आपको कोई डिसीजन लेना हो तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यूज में लेना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और किन चीजों में यूजफुल होता है, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर मुझे रिसोर्सेज को ऑप्टिमम एलोकेट करना है, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का, तो वहां पे मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यूजफुल होती है, वर्थफुल होती है। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज कि कहां पे कितना पैसा मुझे इन्वेस्ट करना है, रिसोर्सेज कहां पे कितनी लगानी है, वो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग 12th कर लिया, अब 12th करने के बाद आपके पास ऑप्शन थे कि मैं बीकॉम कर लूं, मैं सीए कर लूं या मैं एमबीए कर लूं। आप लोग अपनी रिसोर्सेज, सबके पास पैसा लिमिटेड है, अगर रिसोर्स पैसा एक रिसोर्स होती है, बाकी टाइम भी रिसोर्स है, बहुत सारी चीजें रिसोर्सेज होती है। तो मेरे पास टाइम अगर रिसोर्स है तो उस टाइम को मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया, मेरे सीए करने में मैंने इन्वेस्ट किया। तो मैं मेरी रिसोर्स को ऑप्टिमम कहाँ लोकेट कर सकती हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से देख सकती हूँ। सीए को पाने के लिए मैंने इन चीजों को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार। तो जब आपको रिसोर्सेज का ऑप्टिमम एलोकेशन करना हो या रिसोर्सेज लिमिटेड हो, वहां आपको कोई डिसीजन लेना हो, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत यूजफुल होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई नहीं जाती, जबकि जो आउटले कॉस्ट होती है वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। नेक्स्ट तरीके की आपकी कॉस्ट है डायरेक्ट कॉस्ट एंड आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो विजिबल होती है, जो आपको दिख रही है कॉस्ट, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। विजिबल है, आपको जयपुर टू मुंबई जाना है, जयपुर टू मुंबई जाने की ट्रेन की टिकट है आपकी 5000, फर्स्ट क्लास इसकी आपने करवाई है, उसकी ट्रेन की टिकट कितनी है 5000, सबको पता है 5000 है, विजिबल है, सबको दिख रहा है। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो गई, आप ट्रेन में जा रहे हो, रास्ते में आपने चिप्स खरीदा, रास्ते में आपने वाटर बॉटल खरीदा, रास्ते में आपने कोई चाय पी ली, रास्ते में आपने कोई खाना खा लिया, उसका एस्टिमेटेड कोई कॉस्ट नहीं बता सकता, उन्होंने आपने सब बोले कि इतना खर्च हो गया, पर एग्जैक्ट कितना खर्च होगा वो नहीं बता पाओगे आप। ये सारी कौन सी कॉस्ट होती है, आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। जो डायरेक्टली विजिबल नहीं होती उस तरह की कॉस्ट को इनडायरेक्ट कहते हैं, और जो डायरेक्ट विजिबल कॉस्ट होती है उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट कह देते हैं। आप लोग फाउंडेशन कर रहे हो, तो फाउंडेशन करने की फीस जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, और फाउंडेशन करने के साथ कभी आपका ऑटो का खर्चा लग रहा है, कभी आज आप लोगों ने चिप्स कुरकुरे खाए, कभी चिप्स कुरकुरे का खर्चा लग रहा है, कभी कोई पार्टी हो गई तो उसमें आपका केक वेक का कंट्रीब्यूशन हो जाता है, उसका खर्चा लग रहा है, कभी मेरा मन के बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने का, कभी मेरा ऑटो का खर्चा। ये जो एक्स्ट्रा छोटे मोटे खर्चे हैं इनको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट या इनविजिबल कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, जो आपकी फीस लगती है उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट या विजिबल कॉस्ट कह देते हैं। तो दो तरह की कॉस्ट होती है, डायरेक्ट या ट्रेसेबल एंड नॉन डायरेक्ट या नॉन ट्रेसेबल। डायरेक्ट मतलब जो दिख रही है, इनडायरेक्ट जो आपको दिखती नहीं है। नेक्स्ट तरह की आपकी कॉस्ट होती है दैट इज आपकी फिक्स्ड कॉस्ट एंड आपकी वेरिएबल कॉस्ट। जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट लगती है, जो कॉस्ट फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट लगती है उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं बच्चों, फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट लगेगी, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, लेबर, रॉ मटेरियल, वेरी गुड, इलेक्ट्रिसिटी मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। आउटपुट जीरो तो भी फिक्स कॉस्ट उतनी आएगी, आउटपुट कितना भी बढ़ जाए आपकी फिक्स कॉस्ट उतनी की उतनी ही रहेगी। मतलब सपोज मैंने घर रेंट पे ले रखा है, उसका रेंट है महीने का 5000 कोविड आया, वो घर में बंद करके चली गई,
पर फिर भी मेरा क्योंकि वहां सामान लगा उसका कोई रहता नहीं है तो भी मुझे उसके 5,000 भरने पड़ेंगे। तो आउटपुट 0, कोई नहीं रह रहा था तो भी मेरा उस पे खर्चा कितना लगा था महीने का 5,000। कोविड खत्म हुआ तो सिर्फ एक जना उस पे आके रहने लगा तो भी मेरे को कितने देने 5,000। मैंने किसी और के साथ शेयर करने लगे अब 2 जने रहने लगे तो भी मेरा मंथली रेंट तो कितने का है 5,000। अगर मेरे उस घर में 10 लोग रहने लग गए तो भी मुझे रेंट कितना देना है 5,000। अगर मेरे घर में 15 लोग रहने लग गए तो भी रेंट कितना देना है 5,000। मेरे घर में 25 लोग रहने लग गए तो भी रेंट कितना देना है 5,000। आउटपुट 0 तो भी फिक्स कॉस्ट उतनी। आउटपुट कितना भी बढ़ा दो फिक्स कॉस्ट उतनी की उतनी रहेगी। फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज। Fixed cost does not change with the change in level of output. आउटपुट के चेंज होने की वजह से आपकी फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती। चाहे आउटपुट 0 हो चाहे आउटपुट कितना भी बढ़ा लो फिक्स कॉस्ट आपकी उतनी की उतनी ही रहेगी। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल नहीं है? मैम कौन देगा? हमें 1 का 5 है तो 2 होंगे तो 10 करेंगे। 10 क्यों करेंगे? एक ही कमरा ले रखा है उन्होंने कहा एक कमरे में आपकी कैपेसिटी आप जितना चाहो उतना रख सकते हो। हम वो तो रेंट देने से पहले पूछते हैं ना कि कितने। अरे जनरली ऐसा ही होता है ना कि जनरली वो लोग फिक्स कर देते हैं। अगर घर में 4 गेस्ट आ रहे हैं तो उस 4 गेस्ट को अलग पैसा भरना पड़ता है। लेकिन कभी भी होता है 4 गेस्ट आके अगर आपके पास 10 दिन रुक के जा रहे हैं तो 10 दिन का अक्सर आपका रेट जोड़ेगा उसका। 10 दिन रहने आते हैं तो रेंट लगता है। मैं अगर रेंट पे दूंगा तो दूंगा। मैंने किसी को रेंट पे दे रखा है। मैंने अगर आपको रेंट पे दे रखा है आप अभी 3 लोग रहते हो आपके फ्रेंड्स आ गए आपके पास रहने 10 दिन के लिए तो मैं आपका 10 दिन का किराया बढ़ा दूं। 2 दिन के लिए तो वैसे रहने तो अरे परमानेंट रहने की बात करते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट कितना भी हो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी उतनी की उतनी ही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट अगर मेरा आउट वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि लेबर के चार्जेस अगर अपन बात करें आउटपुट 0 तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी 0। मैंने कोई भी लेबर हायर नहीं किया तभी तो मेरा आउटपुट 0 तो मेरे को उसकी कॉस्ट भी बेयर नहीं करनी। आउटपुट थोड़ा सा हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट सपोज 25 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आ गई क्योंकि मैंने लेबर को हायर कर रखा है। आउटपुट मेरा बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट मेरी और बढ़ गई। आउटपुट मेरा और बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट मेरी और बढ़ गई। तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट जबकि फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट 0 तो भी फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी आउटपुट बढ़ेगा तो भी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी रहेगी। अगर आउटपुट 0 तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 और आउटपुट बढ़ेगा तो उसके साथ आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। एग्जांपल फिक्स्ड कॉस्ट का जैसे कि रेंट जैसे कि जो परमानेंट एम्प्लॉइज होते हैं आपके उनकी जो परमानेंट सैलरी जाती है कि महीने के उनको 50,000 रुपए परमानेंट एम्प्लॉइज को देने ही देने हैं तो उनकी छुट्टियां फिक्स है। वो चाहे छुट्टी 2 ले चाहे महीने में एक भी छुट्टी ले ले उनको 50,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। वेरिएबल कॉस्ट के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं बच्चों? एक तो रॉ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी जितना यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट उसमें चेंज होती रहती है। इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड कॉस्ट भी है वेरिएबल कॉस्ट भी है। कैसे? कनेक्शन एरिया तो यूज नहीं किया तो फिक्स्ड धीरे-धीरे तो माल बन जाता है तो वेरिएबल कॉस्ट आती है आपकी। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट भी। वेरिएबल कॉस्ट जैसे लेबर के चार्जेस वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि आपके रॉ मटेरियल ये सारी आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। तो समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे कॉस्ट लगती है वेरिएबल कॉस्ट जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे कॉस्ट लगती है। आउटपुट 0 तो भी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी रहेगी आउटपुट कितना भी बढ़ जाए तो भी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी रहेगी। फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। पर अगर आउटपुट 0 तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 और आउटपुट बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ धीरे धीरे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट में एम्प्लॉय फिक्स्ड कॉस्ट एम्प्लॉयज फिक्स्ड कॉस्ट मतलब मैम मतलब कि एम्प्लॉयज की जो सैलरी होगी वो भी फिक्स्ड कॉस्ट में आएगी कि उसमें वेरिएबल में आएगी? परमानेंट एम्प्लॉयज की परमानेंट सैलरी जो होगी कि आपको इतने रुपए देंगे। जो परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो चाहे महीने में 5 छुट्टी ले चाहे 10 छुट्टी ले उनको उनकी सैलरी उतनी की उतनी मिलती है। पर कई एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं कि छुट्टियों पे उनके पैसे कटने शुरू हो जाते हैं तो वहां उनकी कॉस्ट वेरिएबल हो जाएगी।
आया समझ में? यस मैम। देन फिक्स्ड कॉस्ट में एक होती है आपकी शट डाउन कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में एक कॉस्ट होती है आपकी शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट क्या होती है? कई बार क्या होता है कि आपने बिजनेस को बंद कर दिया, फिर भी कुछ कॉस्ट आपकी लगती रहती है। आपने जो काम कर उसको सस्पेंड कर दिया, उसको बंद कर दिया, फिर भी कुछ कॉस्ट है जो हमारी लगती रहती है, उसको शट डाउन कॉस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई फैक्ट्री खोल रखी थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको मैंने बंद कर दिया, पर मेरी जो मशीन है वो अभी तक बिकी नहीं है। मेरी मशीन बिकी नहीं है। वो मशीन जब तक उस बिल्डिंग में पड़ी हुई रहेगी तब तक उस मशीन का मेरा किराया लगता रहेगा, या बिल्डिंग का किराया, जगह का किराया मेरा लगता रहेगा। उस तरह की कॉस्ट को शट डाउन फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। कि शट डाउन, बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस में सारा काम खत्म हो गया, रुक गया, फिर भी उसके बाद देखो वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। उस तरह की कॉस्ट को क्या कहते हैं? शट डाउन फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है आपकी डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट। डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है कि ये फिक्स्ड कॉस्ट आप कितनी बेयर करना चाहते हैं। ऐसी भी कोई फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो हम पे डिपेंड करती है, हम चाहे तो वो फिक्स्ड कॉस्ट बेयर करें और चाहे तो ना करें। फॉर एग्जांपल, मेरा जो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, अगर मेरा मन है एडवर्टाइजमेंट नहीं करना तो मैं वो फिक्स्ड कॉस्ट बेयर नहीं करती। मेरे को लगता है मुझे 1 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट करना है, अब चाहे मेरा आउटपुट 0 तो भी मेरा 1 लाख का एडवर्टाइजमेंट होगा। मैं 50 यूनिट बना रही हूँ तो भी मैंने 1 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया। मैं 100 यूनिट बना रही हूँ तो भी मैं 1 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ। मैं 500 यूनिट बना रही हूँ तो भी मैं 1 लाख रुपए का एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आउटपुट के चेंज होने की वजह से वो कॉस्ट आपकी चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट कहा गया है। और वो डिस्क्रिशनरी है। डिस्क्रिशनरी का मतलब अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है ये वाली कॉस्ट आप कितनी बेयर करना चाहते हैं, या चाहते भी है या नहीं चाहते। अगर मेरा मन नहीं है एडवर्टाइजमेंट करने का तो मैं बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करूंगी, और मेरा मन है मुझे इतना ही रुपया खर्च करना है, ना तो बढ़ाना ना घटाना, तो चाहे मैं कितना भी प्रोडक्शन करूं मैं उतना ही खर्च एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करूंगी। तो ये सारी आपके फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं। मैंने कौन सी पढ़ ली? एक तो शटडाउन फिक्स्ड कॉस्ट और एक डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट। शटडाउन फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? कई बार बिजनेस सस्पेंड हो जाता है, बिजनेस का काम बंद हो जाता है, फिर भी कुछ फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी होती हैं जो लगती रहती हैं। जैसे कि मशीन रखी है तो उस जगह का किराया आपका लगता ही रहेगा जब तक वो मशीन बिकेगी नहीं। देन एक होती है डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट, की ये आप पे डिपेंड करता है उस फिक्स्ड कॉस्ट को कितना बेयर करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड कॉस्ट बेयर नहीं करना चाहते। तो इट्स अप टू यू, वो वाली कॉस्ट होती है आपकी डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड सम कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल का मतलब मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। आपने बिजनेस में जो एडिशनल डिसीजन लिया उसकी वजह से जो एडिशनल कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं? एडिशनल कॉस्ट कहते हैं। एडिशनल डिसीजन लेने की वजह से जो आपकी एडिशनल कॉस्ट आती है उसको एडिशनल कॉस्ट कहते हैं, उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले कुर्ती बेचती थी, ठीक है, तो मेरी कॉस्ट आती थी 50,000 की कॉस्ट आती पहले। मैंने डिसीजन लिया कुर्ती के साथ मैं अब उसकी लेगिंग्स भी बेचना शुरू करूंगी। मैंने एडिशनल डिसीजन लिया, इस लेगिंग की मेरे को कॉस्ट तो आएगी, इस लेगिंग की मुझे और 20,000 रुपए की कॉस्ट आने लगी, तो ये 20,000 को मैं कहूंगी इंक्रीमेंटल कॉस्ट। आपने जो एडिशनल डिसीजन लिया बिजनेस में उसकी वजह से जो एडिशनल, पहले की जो कॉस्ट लग रही थी वो तो लगेगी, एडिशनल जो कॉस्ट लगती है उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहा जाता है। पहले मैं सिर्फ झुंझुनू के स्टूडेंट्स को सर्व करती थी तो वहां मेरी कॉस्ट आती थी 1 लाख रुपए की। अब मैंने सोचा झुंझुनू के साथ मैं जयपुर के बच्चों को भी सर्व करूंगी तो वहां का जो भी मेरे को जो भी सर्व करने के जो भी कॉस्टिंग सेटअप करना है उसकी कॉस्ट मेरी 50,000 की आ रही है, तो ये 50,000 मेरी
इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गई, 50,000 मेरी एडिशनल कॉस्ट हो गई। एडिशनल डिसीजन लेने की वजह से जो आपकी एडिशनल कॉस्ट आती है उसको क्या कहते हैं आप, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। संक कॉस्ट कौन सी होती है, जो ऑलरेडी इनकर्ड, ऐसी कॉस्ट जो ऑलरेडी लग चुकी है, वंस एक बार लग चुकी है एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड, उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, उस तरह की कॉस्ट को संक कॉस्ट कहते हैं। ऐसी कॉस्ट जो पहले लग चुकी है और उसको रिवाइज, उसको रिकवर, उसको ना तो रिवाइज किया जा सकता, ना रिकवर किया जा सकता, ना रिवर्स किया जा सकता, उस तरह की कॉस्ट को क्या कहते हैं आप, संक कॉस्ट कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई नया बिजनेस सेटअप करना है, उस बिजनेस को सेटअप करने के लिए मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, उस R&D पे मैं 50 लाख रुपए खर्च कर चुकी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करने के बाद मुझे पता चला इस बिजनेस में इतना स्कोप नहीं है, इसमें इतनी सक्सेस नहीं है, अब मैं नए बिजनेस पे जा रही हूँ, तो ये 50 लाख कोई भी मुझे वापस दे देगा, ये 50 लाख मेरे पास कहीं से भी वापस आ जाएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने R&D पे खर्च की। ऐसी कॉस्ट जो मैं पास्ट में लगा चुकी हूँ, पास्ट में R&D करने में लगा चुका, उसको किसी भी हालत में रिकवर, रिवर्स और रिप्लेस नहीं किया जा सकता, रिवाइज नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं आप, संक कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा, गवर्नमेंट ने सोचा कि झुंझुनू टू जयपुर हम रेलवे स्टार्ट करेंगे, झुंझुनू टू जयपुर हम क्या स्टार्ट करेंगे, ट्रेन स्टार्ट करेंगे। अब तो चल रही है, पहले नहीं चल रही थी, तो उन्होंने सोचा हम झुंझुनू टू जयपुर ट्रेन स्टार्ट करेंगे। ट्रेन स्टार्ट करने के लिए उन्होंने ट्रेन की पटरियां डाली, फिर पटरियां डालने के बाद उनको समझ में आया कि ये फीजिबल नहीं है, हमें यहाँ पर ट्रेन स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। तो ये ट्रेन की पटरी डालने की जो कॉस्ट है, क्या वो रिकवर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और वो किसी भी हालत में उसको पास्ट में जो कॉस्ट लग चुकी है उसको रिकवर नहीं कर सकते, इस तरह की कॉस्ट को क्या कहते हैं, संक कॉस्ट कहते हैं। तो संक कॉस्ट कौन सी होती है, ऐसी कॉस्ट जो पास्ट में लग चुकी है सबके लिए और उसको किसी भी हालत में रिकवर, रिवर्स, रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उस तरह की कॉस्ट को क्या कहते हैं, संक कॉस्ट कहते हैं। आपकी जो संक कॉस्ट होती है वो एक इंपॉर्टेंट एंट्री बैरियर जैसे एक्ट कर सकती है, एंट्री बैरियर जैसे एक्ट कर सकती है। एंट्री बैरियर का मतलब बच्चों, एंट्री बैरियर्स मतलब रुकावटें, घुसने के लिए, उस चीज में एंटर करने के लिए जो रुकावटें होती है। आज यहाँ पे अपन ने एक दरवाजा लगा रखा है इस क्लास के बाद, दिस इज द एंट्री बैरियर टू दिस क्लास। इस क्लास के अंदर किसको घुसना है तो डोर को ओपन करके ही आना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं आ सकते, उस चीज को एंट्री बैरियर्स कहते हैं। तो आपकी संक कॉस्ट किसी भी नई ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री बैरियर की जैसे एक्ट कर सकती है। कैसे, अगर मैंने पास्ट में बहुत R&D किया, उस R&D पे मैं 50 लाख रुपए खर्च कर चुकी हूँ, फिर मैंने बिजनेस को शुरू किया, मैंने बहुत रिसर्च की उसको 50 लाख खर्च करके फिर मैंने वो मेरा बिजनेस शुरू किया, तो कोई नया पर्सन जब उसी बिजनेस को ओपन करना चाहेगा तो उसको भी इतना सारा R&D करना पड़ेगा, अगर उसको सक्सेस पानी है तो बिना R&D किए वो सक्सेस नहीं पा सकता। तो इतना R&D करने के लिए उसको इतना पैसा चाहिए और इतना पैसा सबके पास होना आसान बात नहीं होती, तो उसके लिए एंट्री बैरियर हो जाएगा, वो बंदा उस इंडस्ट्री में घुसने से पहले सोचेगा, वो आसानी से उस इंडस्ट्री में नहीं घुस सकता। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो मेडिसिन की इंडस्ट्रीज होती है, जो भी कंपनीज मेडिसिन बनाती है, 5-6 कंपनियां हैं जो मेडिसिन बनाती है, जिनकी मेडिसिन मार्केट में बिकती है। आज मैं सोच लूं कि मुझे भी मेडिसिन की फैक्ट्री डालनी है, मुझे भी मेडिसिन की फैक्ट्री डालना आसान बात है नहीं, मुझे बहुत 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 रिसर्च करनी पड़ेगी, मुझे बहुत तो पैसा, बहुत टाइम, बहुत एक्सपर्ट्स की जरूरत है, टाइम भी पूरा लगता है आपको, कोई 10-10 15-15 साल लग जाते हैं इतना R&D करने में, तो वो मेरे लिए एंट्री बैरियर में सोचूंगी अरे मैं इतना पैसा इसमें खर्च करूंगी, इससे अच्छा तो मैं कोई और बिजनेस ही शुरू कर लूं। तो संक कॉस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट एंट्री बैरियर जैसे एक्ट कर सकता है। तो अपन ने दो तरह की कॉस्ट पढ़ ली, एक तो अपन ने पढ़ ली इंक्रीमेंटल कॉस्ट और एक अपन ने पढ़ ली संक कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट कौन सी होती है, जो भी आपने बिजनेस के अंदर एडिशनल डिसीजन लिया है उसकी वजह से जो आपकी एडिशनल कॉस्ट लगती है उसको अपन क्या कहते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं।
फॉर एग्जांपल एडिशनल प्रोडक्ट लाइन आपने शुरू किया, आपने सोचा एडिशनल नए क्लाइंट्स को मुझे सर्व करना है, तो आपकी जो कॉस्ट होगी। संक कॉस्ट जो पास्ट में आपकी कॉस्ट लग चुकी है और उसको किसी भी हालत में रिकवर नहीं किया जा सकता, उस तरह की कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, संक कॉस्ट कह देते हैं। फॉर एग्जांपल R&D पे जो पैसा खर्च करते हो आप लोग, देन जो संक कॉस्ट है वो एक एंट्री बैरियर जैसे एक्ट कर सकती है। नेक्स्ट तरीके की आपकी कॉस्ट है, नेक्स्ट तरीके की आपकी कॉस्ट है दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट तरीके की अपनी कॉस्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल पास्ट में आपने कोई प्रोडक्टिव असेट्स खरीदने में जो पैसा खर्च कर दिया है, असेट्स खरीदने के लिए जो पास्ट में आपने पैसा खर्च कर दिया है उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। मैंने मशीन खरीदी थी प्रोडक्शन करने के लिए, वो मशीन आई थी 2 लाख रुपए। मैंने लैंड खरीदी थी प्रोडक्शन करने के लिए, वो लैंड की जमीन की वैल्यू थी 50 लाख रुपए। तो पास्ट में आपने प्रोडक्शन करने के लिए जो भी असेट्स खरीदी हैं, उन असेट्स की कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट कहा जाता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट की ओल्ड असेट्स को रिप्लेस करने में जो कॉस्ट आती है, ओल्ड को बेचकर नया जब लेकर आते हो, पुरानी को हटाकर नया मशीन लाने की जो आपकी कॉस्टिंग आती है उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कह देते हैं। पुरानी मशीन हटाई, नई मशीन में इंस्टॉल कर रही हूँ, उस नई मशीन को सेटअप वेटअप सब करने में मेरी 25 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो 25 लाख मेरे क्या हो जाएंगे, इसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो जाएगी। तो पुरानी को हटाकर जब नई को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कह देते हैं। अगर इंक्रीज इन प्राइस होता है, अगर प्राइस बढ़ जाती है तो बच्चों हिस्टोरिकल कॉस्ट की वैल्यू ज्यादा आएगी या रिप्लेसमेंट कॉस्ट की वैल्यू ज्यादा आएगी? अगर प्राइस बढ़ती है तो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हिस्टोरिकल कॉस्ट। प्राइस बढ़ रही है तो उसको रिप्लेस करने की मेरा पैसा ज्यादा खर्च होगा, हिस्टोरिकल में तो पहले पैसा ऑलरेडी लग चुका। तो बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, अगर प्राइस बढ़ती है तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा होती है और हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है आपकी, कम होती है। तो हिस्टोरिकल एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट समझ में आ गया। पास्ट में प्रोडक्टिव असेट्स खरीदने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं, और ओल्ड मशीन को रिप्लेस करके नई मशीन लाने में जो कॉस्ट लगती है उसको क्या कहते हैं, अपन रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। Then next है आपकी प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट एक इंडिविजुअल की जो कॉस्ट लगती है, इंडिविजुअल कोई इंसान खुद भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल फर्म हो सकती है, एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज हो सकती है। इंडिविजुअल की जब अपन बात करते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उसकी जो कॉस्ट लगती है। मेरे घर की कॉस्ट, मैंने घर बनाया, मैंने गाड़ी खरीदी उसकी कॉस्ट, मैंने मेरी बिल्डिंग खरीदी, मैंने मेरी बिल्डिंग खरीदी उसकी कॉस्ट, उसको मैं प्राइवेट कॉस्ट कहती हूँ। पर्सनल प्रॉपर्टीज की जो कॉस्ट लगती है। सोशल कॉस्ट जो सोसाइटी की जो प्रॉपर्टीज होती है उस पे जो कॉस्ट लगती है, सोसाइटी के पार्क्स बनाने में जो कॉस्ट आई, सोसाइटी के लिए ब्रिजेस या फ्लाईओवर्स बनाने में जो कॉस्ट आई, सोसाइटी के लिए डैम्स बनाने में जो कॉस्ट आई, तो पूरी सोसाइटी के लिए अगर आप कुछ बनाते हो उसकी जो कॉस्टिंग आती है उसको सोशल कॉस्ट कहा जाता है। सिर्फ इंडिविजुअल के लिए कुछ बनाते हो उसकी जो कॉस्टिंग आती है उसको क्या कहा जाता है, प्राइवेट कॉस्ट कहा जाता है। तो ये सारी तरीके की कॉस्ट होती है। एक होती है आपके इसके अंदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एक तरह की कॉस्ट और होती है दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है, दोनों का मिक्सचर जो होता है उसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होती है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले लिया, मैं उसको यूज में नहीं ले रही, तो सपोज उन्होंने मान रखे हैं
कि महीने के 200 रुपए आपके फिक्स चार्जेस आएंगे, सिर्फ कनेक्शन लेने का बिल्कुल भी यूज में नहीं। तो कनेक्शन लेने के नाम पे 200 रुपए मुझे फिक्स चार्जेस भरने हैं, तो ये मेरी कौन सी कॉस्ट हो गई, फिक्स कॉस्ट। जब मैं उसको यूज में भी लेने लग गई तो मेरे को पर मीटर, जितना मैं मीटर यूज में ले रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मेरे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आते हैं। तो कभी तो मेरा 2000 का बिल आ रहा है, कभी मेरा 500 का बिल आ रहा है, कभी मेरा 1500 का बिल आ रहा है। तो ये हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जो फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी, उस तरह की कॉस्ट को क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। एक होती है यहाँ पे स्टेयर स्टेप कॉस्ट। स्टेयर, स्टेयर मतलब सीढ़ियां, स्टेयर मतलब सीढ़ियां, ऐसी शेप होती है सीढ़ियों की। स्टेयर स्टेप कॉस्ट क्या क्या कहता है, एक टाइम तक तो आप इस पोजीशन पे और एकदम से जंप कर कर आप नेक्स्ट पोजीशन पे चले जाते हैं, फिर थोड़े टाइम तक आपकी कॉस्ट ये, फिर जंप कर कर वापस से नई उस पे आ जाते हो, उसको क्या कहते हैं, नई हाइट पे आ जाते हो, उसको स्टेयर स्टेप कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि जो सैलरीज होती है आपके परमानेंट एम्प्लॉयज की, परमानेंट एम्प्लॉयज की जो सैलरी होती है उसको स्टेयर स्टेप कॉस्ट कहा जाता है। मतलब मैं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रूल है कि परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरी हर 6 महीने से, हर 6 महीने से कितना इंक्रीमेंट होगा, 10% का इंक्रीमेंट होगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल है। तो 6 महीने तक तो उसकी सैलरी ये, 6 महीने बाद 10% जंप कर कर वो दूसरे लेवल पे आ जाएगा, फिर वापस 6 महीने तक ये, फिर जंप कर कर वो तीसरे लेवल पे आ जाएगा, फिर वापस 6 महीने तक ये, फिर जंप कर कर वो चौथे लेवल पे आ जाएगा। तो इस तरह की कॉस्ट को क्या कहते हैं अपन, स्टेयर स्टेप कॉस्ट कहते हैं। कि आप एक टाइम तक तो एक लेवल पे रहते हो, फिर जंप कर कर आप नेक्स्ट पोजीशन को छू लेते हो, फिर जंप कर कर आप नेक्स्ट हाइट को टच कर लेते हो, उस तरह की कॉस्ट को क्या कहते हैं अपन, स्टेयर स्टेप कॉस्ट कहते हैं। तो अपन ने पढ़ लिया सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है, उस तरह की कॉस्ट को सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और स्टेयर स्टेप कॉस्ट की एक टाइम तक फिक्स है, फिर एक टाइम पर जंप कर आप नेक्स्ट हाइट पे चले जाते हो, उस तरह की कॉस्ट को अपन क्या कहते हैं, स्टेयर स्टेप कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट फंक्शन अपन रिवाइज करें, उसमें कौन सी कॉस्ट पढ़ी, फिर आगे हमने पढ़ी दो तरह की कॉस्ट होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इकोनॉमिक का मतलब एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट प्लस अपॉर्चुनिटी। एक्सप्लिसिट मतलब बाहर के लोगों को पैसा देना, इम्प्लिसिट मतलब सेल फोन इनपुट, सेल फोन फैक्टर्स के, और अपॉर्चुनिटी मतलब जो सैक्रिफाइस किया है या जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट है उसको क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। फिर अपन ने पढ़ा आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आउटले मतलब जो एक्चुअल खर्चा हो रहा है, अपॉर्चुनिटी मतलब जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट है या सैक्रिफाइस कुछ पाने के लिए जो भी कुछ सैक्रिफाइस किया उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। आउटले कॉस्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं, जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो किया जाता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के यूजेस क्या क्या है, एक तो ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज स्केर्स हैं तो वहां पे डिसीजन लेने में हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प करती है। देन हमने पढ़ा डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जो ट्रेसेबल है, जिसको आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, विजिबल जो कॉस्ट होती है उसको डायरेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो नॉन ट्रेसेबल होती है, जिसको विजिबल नहीं किया जा सकता, उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। देन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट लगती है उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे कॉस्ट लगती है उसको वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट अगर आउटपुट 0 तो भी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी रहेगी, और आउटपुट बढ़ेगा तो भी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी रहेगी। फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट अगर आउटपुट 0 तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0, और आउटपुट बढ़ेगा तो उसके साथ साथ आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। देन नेक्स्ट आपने पढ़ी इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट कौन सी होती है, जो एडिशनल डिसीजन लेने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट आप लगाते हो उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। और संक कॉस्ट कौन सी होती है, जो पास्ट में कॉस्ट लग चुकी और उसको रिप्लेस रिवर्स नहीं किया जा सकता, उसको संक कॉस्ट कहते हैं। संक कॉस्ट एक एंट्री बैरियर जैसे एक्ट करती है।
फिर हमने नेक्स्ट कॉस्ट पढ़ी, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो पास्ट में आपने प्रोडक्टिव एसेट्स खरीदने के लिए जो कॉस्ट लगाई थी उसको कौन सी कॉस्ट कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ओल्ड एसेट्स को रिप्लेस करने में उसको जो कॉस्ट लगती है उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहा जाता है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा और हिस्टोरिकल कॉस्ट कम। प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट, जो प्राइवेट इंडिविजुअल फर्म की जो कॉस्ट आ रही है उसको प्राइवेट कॉस्ट कहा जाता है, सोसाइटी के लिए जो कॉस्ट आ रही है उसको सोशल कॉस्ट कहा जाता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जो फिक्स्ड भी है और वेरिएबल भी है, उसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, स्टेयर स्टेप कॉस्ट, एक लेवल तक आप एक टाइम तक इस लेवल पर फिर जंप करके नेक्स्ट हाइट पे जंप करके नेक्स्ट हाइट, जैसे कि जो सैलरीज होती है परमानेंट एम्प्लॉइज की उसको अपन क्या कह सकते हैं, अपनी स्टेयर स्टेप कॉस्ट कह सकते हैं। कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, इट इज अ मैथमेटिकल relation between cost, mathematical relation between the dependent and the independent variable, dependent variables and independent variables में जो भी mathematical relationships होते हैं। dependent variables जो किसी और पे डिपेंड करते हैं, कॉस्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी और पे डिपेंड नहीं करते, जैसे कि आपकी प्राइस ऑफ फैक्टर्स। अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो कॉस्ट ज्यादा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस कम तो कॉस्ट भी कम। जैसे कि आपका साइज ऑफ आउटपुट, अगर आउटपुट ज्यादा तो कॉस्ट कम और आउटपुट कम तो कॉस्ट ज्यादा। आउटपुट ज्यादा तो कॉस्ट कम और आउटपुट कम तो कॉस्ट ज्यादा। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस कम तो आपकी कॉस्ट भी कम। तो यहाँ तो उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया और यहाँ उनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। तो ये सारे तो आपके हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल और ये हो गए आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनके बीच में जो भी मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है उसी को कॉस्ट फंक्शन से डिनोट किया जाता है। क्योंकि हमने प्रोडक्शन दो टर्म्स में पढ़ा था, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। क्या था बच्चों, शॉर्ट टर्म मतलब वन फैक्टर वेरिएबल एंड एटलीस्ट वन फैक्टर फिक्स्ड, और लॉन्ग टर्म में ऑल फैक्टर्स वेरिएबल। वैसे ही कॉस्ट भी दो तरीके का होता है, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म, एक होती है आपकी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में वही वन वेरिएबल कॉस्ट आएगी और एटलीस्ट वन आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी, और लॉन्ग रन में सारी की सारी कॉस्ट कैसी होंगी, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल। आउटपुट 0 तो भी मेरी फिक्स कॉस्ट सपोज 50 रुपए लगती है। आउटपुट 1 तो फिक्स कॉस्ट 50, आउटपुट 2 तो फिक्स कॉस्ट 50, आउटपुट 3 तो फिक्स कॉस्ट 50, आउटपुट 4 तो फिक्स कॉस्ट 50, आउटपुट 5 तो फिक्स कॉस्ट 50, आउटपुट 6 तो भी फिक्स कॉस्ट कितनी है 50। आउटपुट चेंज होने की वजह से फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट 0 तो भी फिक्स कॉस्ट होती रहेगी, आउटपुट कितना भी बढ़ा दो तो भी फिक्स कॉस्ट होती ही रहेगी। अगर इस टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व बनाए तो ये हो गया, यहाँ पे डालोगे आउटपुट और यहाँ डालोगे कॉस्ट। आउटपुट 0 तो भी फिक्स कॉस्ट 50, आउटपुट 1 तो भी फिक्स कॉस्ट 50, आउटपुट 2 तो भी फिक्स कॉस्ट 50, आउटपुट 3 तो भी फिक्स कॉस्ट 50, आउटपुट 4 तो भी फिक्स कॉस्ट 50, आउटपुट 5 तो भी फिक्स कॉस्ट 50। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसा हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल,
straight line curve, horizontal straight line fixed cost curve या parallel to x-axis इसको बोला जाता है। आउटपुट कितना भी हो फिक्स कॉस्ट does not change with the change in level of output। तो फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसा हो गया बच्चों? पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन फिक्स कॉस्ट कर्व। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं, वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट 0, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0, आउटपुट 1, तो वेरिएबल कॉस्ट 10। ध्यान दो, एक आउटपुट था तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी थी? 0, सॉरी 0 आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट 0, 1 आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट 10, इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया? 10। सेकंड आउटपुट आया तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई? 8। थर्ड आउटपुट आया तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई? 6। फोर्थ आउटपुट आया तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई? 4। फिर वापस वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 4। फिर वापस वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 6। मैं और बढ़ा सकती हूँ। सेवेंथ आउटपुट आया 38 प्लस 8 कितना होगा? 46। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो गया इनके बीच में? 8 का। 8th आउटपुट आया तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 56। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का होगा? क्या किया मैंने? ये क्या किया, शुरू में जब अपन लेबर बढ़ा रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट मतलब मैं आउटपुट, सर यहाँ पे आउटपुट है, शुरू में जब मैं लेबर बढ़ा रही हूँ तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली इंक्रीज तो हो रही है, हर बार देखो बढ़ रही है, कम नहीं होगी, बट इनिशियली इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। इनिशियली वेरिएबल कॉस्ट, बच्चों ढंग से समझना है, increases at diminishing rate। शुरू में आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ तो रही है, बट किस रेट से बढ़ रही है? डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है। डिमिनिशिंग रेट का मतलब हर बार इसमें जो एडिशंस है वो कम, पहले 10 के थे, फिर 8 का, फिर 6 का, फिर 4 का, यहीं तक का है, तो वो एडिशन जो है वो कम हो जाए। क्यों? उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। यहाँ शॉर्ट ट्रैक के लिए पढ़ रहे हैं, अभी लॉन्ग ट्रैक के लिए नहीं पढ़ा रही मैं कॉस्ट फंक्शन आपको। शॉर्ट ट्रैक में क्या होता है, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल, कुछ फिक्स, तो कुछ कॉस्ट फिक्स आएगी, कुछ वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो शुरू में मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ तो रही है, बट डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब क्या था बच्चों? कि इनिशियली जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता है, जब तक मेरी मशीन फुल यूटिलाइज नहीं हो जाती तब तक हर लेबर लगाने की वजह से मेरी मशीन की यूटिलाइजेशन बढ़ रही है, तो एडिशनल लेबर लगाने की वजह से आपका प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो जब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो एडिशनल लेबर की जो मेरी कॉस्ट आएगी वो शुरू में कम आएगी। तो शुरू में जब तक आपका मशीन फुल यूटिलाइज नहीं होती तब अगर आप एडिशनल लेबर लगाते हो तो आपका प्रोडक्शन तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि मेरी मशीन फुल यूटिलाइज नहीं, और उस लेबर की जो कॉस्ट है वो मेरी वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगी। इंक्रीज तो होगी, लेबर आएगा तो, बट हर लेबर की जो एडिशनल कॉस्ट है वो मेरी कम आएगी, क्योंकि एडिशनल लेबर लगने की वजह से जो मेरा प्रोडक्शन है वो एडिशनल हो रहा है। एडिशनल लेबर लगने की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो एडिशनल लेबर की जो कॉस्ट आएगी वो कम आएगी। तो शुरू में आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी तो सही, बट किस रेट से बढ़ी बच्चों? डिमिनिशिंग रेट से बढ़ी। उसका कारण क्या है? उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। आपके शुरू में रिटर्न्स टू अ फैक्टर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के कारण क्या थे? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर के रीजंस क्या थे? इंडिविजुअलिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर्स एंड डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे हम मशीन को डिवाइड नहीं कर सकते, तो जैसे जैसे लेबर लगाते थे तो वैसे वैसे मशीन का यूटिलाइजेशन बढ़ता था। तो अगर मशीन का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो हर लेबर लगाने की वजह से मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो मेरा आउटपुट ज्यादा मिलेगा। एंड डिवीजन ऑफ लेबर, अगर आप लेबर ज्यादा बढ़ा रहे हो तो जिस बंदे को जो काम आता है उसको वही काम अपन दे सकते हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क हो सकता है। तो जो बंदा जिस चीज में अच्छा है अगर उसको वही काम देंगे तो वो ज्यादा आउटपुट, ज्यादा प्रोडक्शन दे पाएगा।
तो शुरू में मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी तो सही, बट किस रेट से बढ़ी मेरी वेरिएबल कॉस्ट? डिमिनिशिंग रेट से बढ़ी। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर मुझे इनिशियली मिलता है। बाद में लेटर ऑन आपकी टीवीसी इंक्रीज तो हो रही है, बट एट इंक्रीजिंग रेट। बाद में भी आपकी टीवीसी बढ़ रही है और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। यहाँ पे एडिशन 4 का, यहाँ पे एडिशन 6 का, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 10 का। तो बाद में टीवीसी बढ़ तो हर बार रही है, 28 से 32, 38, 46, 56, कभी भी कम नहीं होगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट। बट बाद में आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग, बाद में वेरिएबल कॉस्ट आपकी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। क्यों? उसका कारण, उसका रीजन क्या है बच्चों? बिकॉज ऑफ diminishing returns to a factor, because of diminishing returns to a factor। जब मशीन मेरी फुल यूटिलाइज हो चुकी हो तो उसके बाद जो एमपी था वो मेरा फॉल होने लग जाता है, फिर एमपी 0 पे होता है, एमपी नेगेटिव भी हो जाता है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के क्या कारण थे? तो इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फैक्टर, हमें imperfect substitutes of each other, जहां जरूरत मशीन की थी वहां लेबर लगा रहे हो तो उतना आपका आउटपुट नहीं मिल सकता। तो बाद में मेरी मशीन फुल यूटिलाइज हो चुकी है, उसके बाद भी अगर मैं एडिशनल लेबर लगाती हूं तो उसकी वजह से मेरा प्रोडक्शन कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, इसलिए एडिशनल लेबर की जो कॉस्ट आएगी वो मेरी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीजिंग कॉस्ट आएगी। तो शुरू में आपका टीवीसी बढ़ता तो है, बट किस रेट से बढ़ता है? डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर मिलते हैं। बाद में आपका टीवीसी बढ़ता है, किस रेट से बढ़ता है? इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर मिलते हैं। बाद में एमपी कम, शुरू में एमपी ज्यादा। तो जब एमपी ज्यादा तो एडिशनल कॉस्ट कम आ रही है, और एमपी कम तो मेरी एडिशनल कॉस्ट बाद में ज्यादा आ रही है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि मार्जिनल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल कॉस्ट आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। शुरू में आपका मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है तो शुरू में आपकी एडिशनल कॉस्ट कम आती है, बाद में आपका मार्जिनल प्रोडक्शन कम होता है तो बाद में आपकी एडिशनल कॉस्ट ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। अगर अपन कर्व्स की बातें करें, सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मेरे को आउटपुट दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आपकी उसमें टोटल कॉस्ट, आपको उसमें टोटल कॉस्ट दे रखी है 10 20 28 34 38 42 48 48 के बाद अभी देखा था ना पहले, अगर मुझे सिर्फ ये दे रखा है और मुझे कह दिया फिक्स्ड कॉस्ट निकालो और वेरिएबल कॉस्ट निकालो, तो मैं निकाल सकती हूँ। हाँ, मुझे पता है टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट 0 पे भी जो कॉस्ट आ रही है वो कौन सी कॉस्ट होती है? फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो आउटपुट 0 पे भी कॉस्ट कितनी आ रही है? 10, तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई? 10। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ कितनी हो गई? 0, यहाँ कितनी हो गई? 10, यहाँ 8 सॉरी 18, यहाँ पे 24 28 32 38 46 एंड 56, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अगर मैं इसका कर्व बनाना चाहूँ, इन तीनों कॉस्टों का मैं कर्व बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा? यहाँ पे आउटपुट शो करते हैं और यहाँ पे आपकी कॉस्ट शो होती है हमेशा। आउटपुट 0 तो भी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10, आउटपुट 1 तो भी फिक्स कॉस्ट 10, आउटपुट 2 तो भी फिक्स कॉस्ट 10, आउटपुट 3 तो भी फिक्स कॉस्ट 10। तो मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसा बनेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल सेक्शन। आउटपुट 0 तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0, फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट बढ़ तो रही है बढ़ तो रही है बढ़ तो रही है बढ़ रही है। आउटपुट 0 तो भी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी? 10 आ रही है, मतलब टोटल कॉस्ट यहाँ से शुरू होगा और ये आपका टोटल कॉस्ट का कर्व बन जाएगा। टोटल कॉस्ट एंड
टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इनके बीच का जो गैप है वो ऑलवेज सेम रहेगा, इनके बीच का गैप सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है। ये दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमेशा सेम रहेगा हर लेवल ऑफ आउटपुट, हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो किसके बराबर है? इनके बीच का गैप आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है और फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहने वाली है, वो चेंज नहीं होने वाली। इसलिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट और वो सेम गैप रहेगा। समझ में आ गई बात? तो अपन ने टोटल कॉस्ट देख लिया। टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और टोटल वेरिएबल का 0 से शुरू होता है ऊपर जाता हुआ राइजिंग है, और टोटल कॉस्ट का कर्व भी 10 से शुरू होकर ऊपर जाता हुआ। टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व का गैप दोनों का हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि उनके बीच का गैप किसके बराबर है? फिक्स्ड कॉस्ट के, जो सेम होंगे, हमेशा चेंज नहीं होंगे। शुरू में टीवीसी इंक्रीजेस एट, शुरू में टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। क्यों? बिकॉज़ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। बाद में टीवीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। क्यों? क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। एमपी और एमसी एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। शुरू में एमपी बढ़ता है तो एडिशनल कॉस्ट कम होती है, बाद में एमपी कम होता है तो एडिशनल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? आज के बाद के बच्चों ही कल करें। चलो यहाँ तक का पढ़कर आए, कल इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। कल अपन नया चैप्टर भी शुरू कर देंगे, मार्केट वाला चैप्टर भी कल अपना शुरू हो जाएगा। इसका 5 मिनट का बाकी है, ज्यादा नहीं बाकी। ट्रांसक्रिप्शन कर लेंगे, वो बता देना। ओके, सब लोग कर लोगे? सारे कर लोगे? अगर आप लोग सब पूरी क्लास पर देखो, जो भी क्वेश्चंस मेरे से पूछोगे वो आपस में डिस्कस करने के बाद पूछोगे। लंच ब्रेक में आपस में सुबह दोपहर जब भी टाइम है मेरी क्लास से पहले डिस्कस कर लेना, फ्रेंड्स। फिर उसके बाद जो नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है?